जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। MMRCA और M का प्रोग्राम पर अपडेट। Su-30 MKI फाइटर्स को मिलेगी 5th जनरेशन वाली कैपेबिलिटीज। LAC के पास भारत अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स को करेगा तैनात। भारत ने कनाडा को अपने 41 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने के लिए कहा। और भारत और बांग्लादेश ने शुरू करी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एयरफोर्स डे से पहले मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की योजनाओं को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस योजना के बारे में जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है, जिसका इंतजार भी हर किसी को है। और ये योजना इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और हम बात कर रहे हैं MMRCA 2.0 या फिर MRFA वाली योजना की। तो इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि MRFA कुछ समय से पेंडिंग पड़ा है क्योंकि इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख निर्णय हैं जिन्हें लिया जाना बाकी है। लेकिन उन्होंने इस बात की पूरी उम्मीद करी कि निकट भविष्य में इससे संबंधित कुछ निर्णय लिए जाएंगे और इस मामले में हम कुछ प्रोग्रेस को स्टार्ट करेंगे। और इस MRFA वाली योजना के तहत फेज्ड मैनर में इंडियन एयरफोर्स की 6 स्क्वाड्रन्स को इंडक्ट करने की योजना है। इस प्रोग्राम के लिए 8 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट कॉम्पीट कर रहे हैं। इसके लिए ASQR को फाइनलाइज किया जा रहा है। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ एक डिटेल्ड इंटरेक्शन हुआ है। और चूंकि ये प्रोग्राम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही होगा तो इसलिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से सिलेक्टेड कैटेगरी के लिए स्वदेशी कंटेंट के लिए उनकी कमिटमेंट मांगी जा रही है। बाकी इस प्रोग्राम के तहत जो भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे तो उनमें स्वदेशी हथियारों को ही इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा M का प्रोग्राम को लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया कि इस स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर DRDO द्वारा कार्य जारी है और इस प्रोग्राम को इंडियन एयरफोर्स भी सक्रिय रूप से सपोर्ट कर रही है। इस प्रोग्राम का रिव्यू भी हाल ही में कंडक्ट भी किया गया था। और इस परियोजना के तहत हमारा उद्देश्य है स्वदेशी तौर पर एक स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी वाला स्वदेशी इंजन डिजाइन और बाकी के अन्य कंटेम्प्रेरी कैपेबिलिटीज को स्वदेशी तौर पर ही हासिल करना। और कहने का सीधा मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स इस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके अलावा तेजस वाले प्रोग्राम को लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है कि हमने 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब इंडियन एयरफोर्स 97 और एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट को देख रही है, जिसके बाद एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 फाइटर्स की टोटल संख्या हो जाएगी 180। और चूंकि इंडियन एयरफोर्स 2025 तक MiG-21 फाइटर्स को ऑपरेट करना बंद कर देगी और फिर उन MiG-21 स्क्वाड्रन्स को ये तेजस मार्क 1 फाइटर्स के स्क्वाड्रन्स ही रिप्लेस करेगी और तेजस मार्क 1 फाइटर्स का इंडक्शन आउटगोइंग MiG-21 फाइटर्स के गैप को फिल करेगा। इसके अलावा इस बारे में भी जानकारी दी गई कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के एयर डिस्प्ले के हिस्से के तौर पर एयरफोर्स के 10 अलग अलग बेसिस से 120 फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट होंगे। और एयरफोर्स डे के एयर डिस्प्ले में ये जो MiG-21 फाइटर ये आखिरी बार पार्टिसिपेट करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के न्यूली इंडक्टेड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी इस एयर डिस्प्ले का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मीडिया ब्रीफिंग में फाइनल असॉल्ट के एडिटर इन चीफ मिस्टर नीरज राजपूत ने इंडियन एयरफोर्स चीफ से एक और प्रश्न पूछा था जो कि था सुखोई और मिराज फाइटर के एक्सीडेंट को लेकर, जो कि इस वर्ष की शुरुआत में हमें देखने को मिला था और जिसमें हमने अपने एक पायलट को खो दिया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से बताया गया कि ये जो कोलिजन हुआ था ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। बाकी भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो तो उसके लिए सभी जरूरी कदम एयरफोर्स की तरफ से उठाए गए हैं और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर कहा गया है कि 5 में से 3 S-400 सिस्टम्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए 2 सिस्टम्स हैं उनकी डिलीवरी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिले हुई है। लेकिन हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि अगले 1 वर्ष तक जो बाकी बचे सिस्टम्स हैं वो भी डिलीवर हो जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि इंडियन एयरफोर्स अपने स्वदेशी लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम पर भी काम कर रही है और इस स्वदेशी प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट कुश। और ये जो प्रोजेक्ट कुश है ये अभी तक कई अलग अलग नामों से जाना जा रहा था, जैसे कि देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या फिर XRSAM या फिर LRSAM, तो इस तरह के अलग अलग नाम। पर चूंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना जाए तो आपको रिमाइंड कराए थे कि इस प्रोजेक्ट कुश के तहत जो इंडियन एयरफोर्स है वो स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की 5 यूनिट्स को लेगी जो कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे। और इस प्रोजेक्ट पर DRDO प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के साथ मिलकर काम करेगी। और इस प्रोग्राम के तहत हमें मुख्य रूप से 3 अलग अलग रेंज की मिसाइल्स देखने को मिल सकती हैं जो कि कम से कम 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएंगी। और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्लियर किया है कि ये जो प्रोग्राम है ये अपने ऑन ट्रैक है और इसके समय से पहले कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। बाकी आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब इंडियन एयरफोर्स चीफ से चीन और पाकिस्तान के तालमेल को लेकर प्रश्न पूछा गया कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान की मदद करता है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि दोनों देशों के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। जो पाकिस्तान है वो अपने वहाँ GF-17 मैन्युफैक्चर कर रहा है। पाकिस्तान की सर्विस में J-10C फाइटर्स को भी इंडक्ट किया जा रहा है और एयरफोर्स इस बात को लेकर भी अवेयर है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं।
पर जहाँ तक सवाल है इनकी टेक्नोलॉजी को काउंटर करने का, तो उसको इंडियन एयरफोर्स अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही काउंटर करेगी। पर जहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजी को काउंटर नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स हैं उन्हें और भी इवॉल्व किया जाएगा और भी बेहतर किया जाएगा इन दोनों एडवर्सरीज का मुकाबला करने के लिए। इसके साथ उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है कि हम अपनी ISR कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से सीमाओं पर स्थिति को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। हमारी सीमाओं के पार रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ पर जो भी बिल्डअप होता है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे ऑपरेशन प्लान्स डायनेमिक है जो कि स्थिति के आधार पर बदलती रहती हैं, और जिन जगहों पर हम वास्तव में अपनी एडवर्सरीज को संख्या के मामले में काउंटर नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम बेहतर रणनीति और बेहतर ट्रेनिंग के माध्यम से इसका मुकाबला करेंगे। बाकी जो इनपुट्स मिलते हैं उन्हीं के अनुसार एयरफोर्स अपनी ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनासेंस इन योजनाओं को रिवाइज करती रहती है। और आज इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने पिछले 6 महीनों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा परफॉर्म किए गए मल्टीपल लॉन्ग रेंज मिशंस के बारे में भी जानकारी दी है, और जिसमें से एक मिशन रफाल के साथ भी था। और ये लॉन्ग रेंज मिशंस जिबूती, मालदीव्स, मलाक्का स्ट्रेट्स तो यहाँ तक भी हैं। और ये लॉन्ग रेंज मिशंस इंडियन एयरफोर्स की कहीं भी पहुंचने वाली कैपेबिलिटी को भी दर्शाते हैं। और रही बात LAC की स्थिति की, तो इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है कि LAC पर कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट्स कंप्लीट होनी बाकी हैं, और इसलिए जब तक ये डिसएंगेजमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इंडियन एयरफोर्स की तैनाती बनी रहेगी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन फ्रंटियर पर जो ITBP के बॉर्डर पोस्ट हैं तो वहाँ पे सर्विलेंस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एडिशनल टीम को डिप्लॉय किया जाएगा। और PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें हाईली प्लेस सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया है कि केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट को स्थापित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और LAC के पास चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ के बीच इस प्रस्ताव को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हर एक बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 4 से 5 ऑफिसर्स रहेंगे जिन्हें सुरक्षा देंगे ITBP के पर्सनल, और इस बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट पर तैनात होने वाले पर्सनल सीमा पार होने वाली एक्टिविटीज़ पर नजर रखेंगे और हायर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। बाकी सेंसिटिव नेचर के कारण इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितने बजट को अलॉट किया है तो उसको खुलासा नहीं किया गया है, पर कह सकते हैं कि ये जो कदम है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बाकी एक और अपडेट है एयरफोर्स से ही जुड़ा हुआ कि अगले 5 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 3.15 लाख करोड़ रुपीस तक की परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करेगी, और जिसमें कुछ मेजर अपग्रेड प्रोग्राम भी शामिल हैं, जैसे कि एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स वाली फ्लीट का अपग्रेड। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि Su-30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड के तहत इन फाइटर्स को 5th जनरेशन वाली कैपेबिलिटीज़ के पास तक ले जाया जाएगा। और ये वाली जो परियोजना है इसे जल्दी रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में डिस्कस किया जाने वाला है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 3 स्वदेशी I-STAR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनासेंस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली योजना के लिए भी प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। इस परियोजना की लागत होने वाली लगभग 6000 करोड़ रुपए। बाकी LC तेजस मार्क 1A, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, स्पाई प्लेन, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, STD-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो इस तरह की कई अलग अलग परियोजनाएं हैं जो कि अगले 5 वर्षों में एग्जीक्यूट की जाएंगी। आज जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर अन्य अपडेट्स आने बाकी हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये 1 अक्टूबर को संदिग्ध लोगों के मूवमेंट के इनपुट्स मिलने के बाद शुरू किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की तरफ से कनाडा को यह कहा गया है कि 10 अक्टूबर तक वे भारत से अपने 40 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लें। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में भारत में कनाडा के टोटल 62 डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन भारत ने कहा था कि इनकी कुल संख्या 41 तक कम की जानी चाहिए। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। आज 3 अक्टूबर से मेघालय में भारत और बांग्लादेश के बीच एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति के 11वें एडिशन को शुरू किया गया है, और ये जो एक्सरसाइज है करीब 14 दिनों तक चलेगी, जिसमें दोनों तरफ से करीब 350 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज एक दूसरे के साथ टैक्टिकल ड्रिल्स को शेयर करेंगी और अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगी। और इस एक्सरसाइज में दोनों ही पक्षों की तरफ से केवल इन्फेंट्री ही नहीं बल्कि आर्टिलरी, इंजीनियर्स और ऐसी बाकी की सपोर्टिंग आर्म्स और सर्विसेज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये एक्सरसाइज 14 और 15 अक्टूबर को असम के दरांग फील्ड फायरिंग रेंज में कंक्लूड होगी, और इस एक्सरसाइज के आखिरी दिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आत्मनिर्भर भारत इक्विपमेंट को भी विटनेस करेंगे, यानी कि लास्ट डे भारत अपने स्वदेशी इक्विपमेंट को डिस्प्ले करने वाला है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक महेंद्र चैमजुंग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 1992 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक जगजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर भूपेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि राजपूत रेजिमेंट का मोटो क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।